नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। आइए जान लेते हैं लेखक कृष्णचंद्र जी का संक्षिप्त परिचय। कृष्णचंद्र जी का जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरांवाला में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में है एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और 1977 में इनका देहांत हो गया था। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यानी कि लेखक बताते हैं कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारी मामूली से काम को किस प्रकार विशेष बनाकर उसमें व्यस्त होने का ढोंग करते हैं तथा अपना काम दूसरे के सिर पर डाल देते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है, तो वे एक मरते हुए व्यक्ति को बचाने की जगह बहाने बनाते रहते हैं और इस प्रकार लेखक ने सरकारी व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का वर्णन भी किया है। आइए शुरू करते हैं पाठ। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। तो यानी कि रात को आंधी तूफान आया और उसमें एक पेड़ गिर गया। वह जामुन का पेड़ था और उसके नीचे एक व्यक्ति दब गया और यह बात सुबह माली को सबसे पहले पता चली। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। आप ये देख सकते हैं, ये जामुन का पेड़ गिरा हुआ है और ये व्यक्ति इसके नीचे दबा हुआ है और लोग अब आपस में बातें कर रहे हैं। एक क्लर्क बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, यानी कि रोने का चेहरा बन गया था उसका, मगर यह आदमी? माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा? इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से करहाते हुए कहा, जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। माली मुझे सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले सही सुझाव वही दे रहा है। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी है और वजनी भी। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। तो माली के सुझाव पर बहुत सारे लोग तैयार हो गए पेड़ को हटाने के लिए, उस दबे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए। ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। ये जो सुपरिंटेंडेंट ने काम किया ना, ये सबसे ज्यादा गलत काम किया। ये व्यक्ति सबसे ज्यादा गलत है।
इसने अंडर सेक्रेटरी से पूछने की जो बात कह दी ना, यही गड़बड़ कर दी। तो सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। जो काम 10 मिनट में हो सकता था शायद, वह अब आधा दिन बीत चुका है और अभी तक भी नहीं हुआ। फाइल चल रही है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का, यानी सरकार के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब पेड़ जो है वो कृषि विभाग के अधीन आ गया है और अब इसका फैसला कि पेड़ हटाया जाए या ना हटाया जाए कृषि विभाग करेगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यान कृषि, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जामुन के पेड़ का मसला या उसका मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि उद्यान कृषि विभाग के हवाले कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों से संबंधित फैसला करता है, जबकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है और उद्यान कृषि में फलों, फूलों, साग सब्जियों से संबंधित चीजें आती हैं। तो इसलिए जामुन के पेड़ का मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। मैंने कहा था ना कि माली सही बंदा है, अच्छा व्यक्ति है, ये इसने ही खाना खिलाया है उस बेचारे दबे हुए व्यक्ति को। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। तो माली उस दबे हुए व्यक्ति से पूछता है कि भाई तुम्हारा कोई सदस्य है, परिवार का सदस्य अगर यहाँ कहीं है तो मुझे बताओ, मैं उनको खबर किए देता हूँ। तो वह व्यक्ति जवाब देता है, मैं लावारिस हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह लावारिस है, अर्थात उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया और जवाब बड़ा कड़ा था और व्यंग्यपूर्ण भी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, ध्यान से सुनिए क्या लिखा था। आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को।
जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल लिया जाए। सुन लिया ना आपने, कितना सही सुझाव दिया है कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लेते हैं। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया। अब वह अपनी बात को समझा भी रहा है, स्पष्ट भी कर रहा है कि देखो कैसे कर सकते हैं हम ये काम। अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। तो दबा हुआ आदमी इस बात पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहता है कि मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, दूसरा क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। वह अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जिस व्यक्ति ने व्यक्ति को काटकर, दबे हुए व्यक्ति को काटकर निकालने की युक्ति सुझाई थी ना, वह अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वह स्पष्ट करता है अपनी बात को। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काटकर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर, उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला। अब दबे हुए आदमी ने एक शेर सुनाया। क्या है वो शेर? यह तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, यह तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली, यानी कि माली हैरान हो गया और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। क्या बताया? कि भाई ये जो व्यक्ति है ये शायर है। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई। सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय में यह खबर फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। तो इस तरह से सब जगह ये बात फैल गई कि जो दबा हुआ व्यक्ति है वह शायर है और उसके आसपास कवियों की और शायरों की भीड़ जमा हो गई। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए।
तो फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। और आप देखिएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? मतलब तुम किस नाम से अपनी कविताएं करते हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए आदमी ने हुंकार में सिर हिलाया, यानी कि हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूं, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। तो दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने करहा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और हम जो कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। वजीफा यानी आर्थिक मदद। मैं अभी जीवित हूं, कवि रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। अर्जेंट यानी तुरंत, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे पेड़ काटने के लिए, तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो व्यक्ति पेड़ काटने के लिए आया था उसे क्यों रोक दिया गया और किस विभाग ने रोक दिया? विदेश विभाग ने उसे रोक दिया, और यह कहकर कि ये जो पेड़ है ये 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था, तो इसलिए अगर इस पेड़ को अब काट दिया गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान भी नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह, यानी कि बिल्कुल मर जाना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया, क्या बताया? कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा।
जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। तो शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। तो बड़ा खुश था, मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत यानी कि लंबी पंक्ति, एक लाइन उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो यानी कि वह बेचारा कवि मर चुका था। तो यह था पाठ जामुन का पेड़, जिसमें हमने पढ़ी एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी, दिल को रुला देने वाली कहानी। उस व्यक्ति की फाइल, जो काम आधे घंटे का था, जो काम 15 मिनट का था, वह काम 5 दिनों में होता है और उस व्यक्ति की मृत्यु पर आकर खत्म होता है। वह व्यक्ति बच सकता था, लेकिन हमारी सरकारी व्यवस्था, हमारे सरकारी कार्य करने वाले अफसर अधिकारी ये काम एक दूसरे पर टालते जाते हैं। एक विभाग दूसरे विभाग को काम सौंपते जाते हैं। इसी तरह से इस बेचारे व्यक्ति की फाइल भी एक विभाग से दूसरे विभाग में धक्के खाती रही और आखिरकार फाइल पूर्ण तो हुई, कंप्लीट तो हुई, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु के साथ। पाठ के दौरान कुछ अंग्रेजी के शब्द भी आए थे, कुछ ऐसे शब्द भी आए थे जिनका अर्थ आपको पता नहीं होगा, और पाठ के दौरान मैंने बताया नहीं क्योंकि इससे कहानी का फ्लो चला जाता अगर मैं आपको उन शब्दों के अर्थ बताने लग जाती। तो इसलिए अभी आप देख लीजिए फिर उन शब्दों के अर्थ। झक्कड़ यानी आंधी, सेक्रेटरिएट सचिवालय, रुआंसा रोनी सूरत, अंडर सेक्रेटरी मतलब अवर या अधीन सचिव, अर्जेंट अति आवश्यक, तगाफुल देर या विलंब, मेंबर सदस्य, ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव, सेक्रेटरी सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव, मिनिस्टर मंत्री और सुपरिंटेंडेंट अधीक्षक। इसके अलावा पाठ में कुछ विभागों के भी नाम आए हैं। व्यापार विभाग, यह विभाग देश में होने वाले व्यापार संबंधी कार्यों को देखता है। कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग के बारे में हम पाठ में पढ़ चुके हैं। मेडिकल विभाग, इसका संबंध चिकित्सा दवाई आदि से है। कल्चरल विभाग, इसका संबंध कला और साहित्य से है। वन विभाग, इसका संबंध जंगल और वहां के पेड़ों एवं वनस्पतियों से है। विदेश विभाग, यह विदेश स्वदेश के आपसी संबंधों से संबंधित कार्य करता है। और साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी एक संस्था है, भारतीय साहित्य के सक्रिय विकास के लिए कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था। तो आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार सुने होंगे और लेखक कृष्णचंद्र को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये पुरस्कार हैं जो भारतीय साहित्यकारों को दिए जाते हैं विभिन्न भाषाओं के लिए। तो ये था पाठ। आशा है आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। धन्यवाद।